आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट, जो गुजरात में अपनी सेवा के दौरान विवादों में घिरे रहे, वर्तमान में कई कानूनी मामलों का सामना कर रहे हैं और जेल में बंद हैं। उनकी पत्नी श्वेता भट्ट अपने पति की रिहाई और न्याय के लिए निरंतर संघर्ष कर रही हैं। ये कहानी उनके संघर्ष, कानूनी प्रक्रियाओं और न्याय की खोज की है। संजीव भट्ट 1988 बैच के गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। उन्होंने अपने करियर के दौरान कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया, लेकिन 2002 के गुजरात दंगों के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ गवाही देने के बाद सुर्खियों में आए। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी ने अधिकारियों को दंगों के दौरान हिंदू समुदाय को मुक्त हाथ देने का निर्देश दिया था। इस गवाही के बाद भट्ट को निलंबित कर दिया गया, यानी कि सस्पेंड कर दिया गया, और बाद में 2011 में सेवा से बर्खास्त भी कर दिया गया। 1990 का हिरासत में मौत का मामला, अगर इसकी बात की जाए, ये मामला जामनगर जिले का है, जहां भट्ट पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने एक व्यक्ति को हिरासत में प्रताड़ित किया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। इस मामले में 2019 में जामनगर की एक अदालत ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 1996 का एनडीपीएस मामला पालनपुर में दर्ज। इस मामले में भट्ट पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने एक वकील को झूठे मादक पदार्थ मामले में फंसाया। 2022 में पालनपुर की एक अदालत ने उन्हें 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। 1997 का हिरासत में प्रताड़ना का मामला पोरबंदर जिले में दर्ज। इस मामले में भट्ट पर आरोप लगा था कि उन्होंने एक व्यक्ति को हिरासत में प्रताड़ित किया। हालांकि दिसंबर 2024 में पोरबंदर की एक अदालत ने उन्हें इस मामले में बरी कर दिया। अपने पति की गिरफ्तारी और सजा के बाद श्वेता भट्ट ने उनके समर्थन में मोर्चा संभाला। उन्होंने न्याय के लिए कानूनी लड़ाई जारी रखी और सार्वजनिक मंचों पर अपने पति के बेगुनाह होने की बात की। श्वेता ने 2012 में गुजरात विधानसभा चुनाव में भी हिस्सा लिया, जहां उन्होंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। हालांकि वह सफल नहीं हो सकी। उनका ये कदम उनके दृढ़ संकल्प और अपने पति के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारतीय न्याय प्रणाली में कानूनी प्रक्रिया अक्सर लंबी और जटिल होती है। संजीव भट्ट के मामले में भी यही देखा गया। विभिन्न अदालतों के मामलों की सुनवाई, अपील और निर्णयों में समय लगता है। हालांकि दिसंबर 2024 में पोरबंदर की अदालत द्वारा एक मामले में बरी किए जाने के बावजूद अन्य मामलों में सजा के चलते भट्ट अभी भी जेल में है। ये दर्शाता है कि कानूनी प्रक्रिया कितनी लंबी हो सकती है और न्याय प्राप्त करना कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है आज के समय में भी। संजीव भट्ट की रिहाई की संभावनाएं उनके खिलाफ चल रहे मामलों की कानूनी स्थिति पर निर्भर करती है। यदि उच्च न्यायालयों में अपील के दौरान उनके पक्ष में निर्णय आता है तो उनकी रिहाई संभव हो सकती है। हालांकि भारतीय न्याय प्रणाली की जटिलता और प्रक्रियात्मक देरी हो सकती है। ये कहना कठिन है कि ये प्रक्रिया कितनी लंबी चलेगी। श्वेता भट्ट का संघर्ष और उनके प्रयास इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संजीव भट्ट का मामला भारतीय न्याय प्रणाली, राजनीति और मानव अधिकारों के जटिल संबंधों को उजागर करता है। उनकी पत्नी श्वेता भट्ट का संघर्ष ये दर्शाता है कि न्याय के लिए लड़ाई कितनी कठिन हो सकती है, लेकिन दृढ़ संकल्प और प्रतिबद्धता के साथ उम्मीद की किरण हमेशा बनी रहती है। पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट के खिलाफ दर्ज मामलों में कई महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो उनके कानूनी संघर्ष को विस्तार से समझने में मदद करते हैं। जामनगर जिले में 1990 में एक व्यक्ति की हिरासत में मौत के मामले में संजीव भट्ट को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। इस मामले में आरोप था कि भट्ट ने हिरासत में लिए गए एक व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार किया, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी मृत्यु हो गई। इस सजा के बाद भट्ट को जेल में भेज दिया गया था।
1996 में पालनपुर में दर्ज इस मामले में भट्ट का आरोप था कि उन्होंने राजस्थान के एक वकील को झूठे मादक पदार्थ मामले में फंसाने के लिए ड्रग्स रखवाए। इस मामले में 2022 में पालनपुर की एक अदालत ने उन्हें 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। भट्ट को राज्य के अपराध जांच विभाग यानी कि CID ने सितंबर 2018 में NDPS अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया था और तब से वे जेल में हैं। पोरबंदर जिले में 1997 में दर्ज इस मामले में भट्ट पर आरोप था कि उन्होंने एक व्यक्ति को हिरासत में प्रताड़ित किया। हालांकि दिसंबर 2024 में पोरबंदर की एक अदालत ने उन्हें इस मामले में बरी कर दिया। अदालत ने माना कि अभियोजन पक्ष उचित संदेह से पूरे मामले को साबित नहीं कर सका कि शिकायतकर्ता को अपराध कबूल करने के लिए मजबूर किया गया था और उसे खतरनाक हथियारों और धमकियों का उपयोग करके स्वेच्छा से दर्द देकर आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया गया था। अगर श्वेता भट्ट की बात की जाए कि उनकी क्या भूमिका रही, अपने पति की गिरफ्तारी और सजा के बाद श्वेता भट्ट ने उनके समर्थन में मोर्चा संभाला। उन्होंने न्याय के लिए कानूनी लड़ाई जारी रखी और सार्वजनिक मंचों पर अपने पति की बेगुनाही की बात की। श्वेता ने 2012 में गुजरात विधानसभा चुनाव में भी हिस्सा लिया, जहां उन्होंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ा। हालांकि वे सफल नहीं हो सकी। उनका ये कदम उनके दृढ़ संकल्प और अपने पति के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सुबह सुबह खबर आई गोधरा रेलवे स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस की S6 बोगी में आग लग गई है। 59 लोग जिंदा जल गए। अधिकतर वो लोग थे जो अयोध्या से कार सेवा करके लौट रहे थे। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। टीवी चैनलों की स्क्रीन पर सिर्फ आग, चीखें और राख के धुएं थे। पर सवाल था, ये आग कैसे लगी? मोदी जी उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे। अभी अक्टूबर 2001 में उन्हें सत्ता सौंपी गई थी और फरवरी 2002 में उनके राज्य में ये भीषण त्रासदी हो गई। उस एक दिन ने बदला हिंदुस्तान। गोधरा की घटना के बाद गुजरात में भयंकर सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। आंकड़ों के मुताबिक 1000 से ज्यादा लोग मारे गए, अधिकतर मुसलमान। पर आलोचकों का कहना था और है कि ये दंगे भड़के नहीं गए बल्कि भड़काए गए। और उस समय के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगा ये सबसे बड़ा आरोप, राज्य ने मुसलमानों की रक्षा नहीं की बल्कि मूक दर्शक बना रहा। लेकिन यह आरोप कभी अदालत में साबित नहीं हो पाए। SIT बनी, केस चला, गवाह पलटे, कुछ बचे कुछ मरे और मोदी जी क्लीन चिट पाकर निकल गए एक चमकती छवि के साथ। उस लापरवाही की कीमत। अब आते हैं उस नई खबर पर जो 2025 में आई है। गुजरात हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर 9 रेलवे पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी पर होते तो गोधरा कांड को रोका जा सकता था। अदालत ने यह भी कहा कि ट्रेन लेट होने के बावजूद ये पुलिस वाले दूसरी ट्रेन पकड़कर वापस चले गए और फिर जो हुआ वो इतिहास बन गया। तो क्या 59 लोगों की मौत सिर्फ 9 कांस्टेबल की ड्यूटी की चूक की वजह से हुई, या फिर ये सिर्फ एक सॉफ्ट स्केप गोट है? क्या अदालतों ने उन बड़े नामों को बचा लिया जिनकी लापरवाही 2002 से अब तक दबाई गई? वही आग, वही राख, वही नेता। 2002 के बाद मोदी जी की छवि हिंदू हृदय सम्राट की बनने लगी। उनके समर्थक उन्हें लौह पुरुष, निर्भीक प्रशासक और कट्टर राष्ट्रवादी कहने लगे। 2007 में वो फिर जीते, 2012 में और मजबूत होकर लौटे और फिर 2014 पूरे देश ने उन्हें प्रधानमंत्री बना दिया। पर क्या ये सिर्फ विकास के नाम पर हुआ या फिर गोधरा और उसके बाद हुए दंगों की राजनीतिक ब्रांडिंग का असर था? क्या गुजरात मॉडल में वो राख भी शामिल थी जिसमें हजारों घर जलकर राख हो गए? आयोग बने, रिपोर्टें आई, सच फिर भी अधूरा रहा। गुजरात सरकार ने नानावटी मेहता आयोग बनाया जिसने कहा गोधरा एक पूर्व नियोजित साजिश थी।
वहीं केंद्र सरकार के बैनर्जी आयोग ने कहा ये एक दुर्घटना थी, कोई साजिश मानता है, कोई दुर्घटना, कोई कहता है भीड़ ने हमला किया, कोई कहता है ट्रेन में अंदर से आग लगी। तो क्या 2 दशक बाद भी देश को ये नहीं पता कि 59 लोग क्यों मरे, या फिर कुछ ना बताने का ही तो प्लान नहीं था? 2025 की सुनवाई अब भी सुलग रही चिंगारी। सुप्रीम कोर्ट अब 6-7 मई 2025 को गोधरा कांड से जुड़े अंतिम अपीलों पर सुनवाई करेगा। गुजरात सरकार चाहती है कि 11 दोषियों को फिर से मौत की सजा दी जाए। दोषी कह रहे हैं हम निर्दोष हैं, हमें फंसाया गया है। और अब गुजरात हाईकोर्ट कहता है पुलिस वाले ड्यूटी पर होते तो सब टल सकता था। सवाल फिर वही, क्या 2002 का गोधरा कांड सच में रोका जा सकता था? क्या किसी को समय रहते चेताया जा सकता था? क्या मोदी सरकार तब सख्ती दिखाती तो दंगे न होते? ये सिर्फ लापरवाही थी या रणनीति? अब सोचिए, उस समय अगर कोई मुख्यमंत्री होता जो रातों रात पूरे प्रशासन को एक्टिव करता, रेलवे स्टेशन से लेकर जिलों तक नियंत्रण करता, तो शायद हालात ना बिगड़ते। लेकिन इतिहास गवाह है, न सरकार ने वैसी तत्परता दिखाई, न ही बाद में किसी को जिम्मेदार ठहराया गया। बस कुछ छोटे पुलिसकर्मी बलि का बकरा बनाए गए और बड़े नाम 7 रेस कोर्स रोड पहुंच गए। मोदी का लाभ हिंदी पट्टी से लेकर संसद तक। यही घटना और उस पर प्रतिक्रिया ने नरेंद्र मोदी की हिंदी पट्टी में छवि बना दी, हिंदू हितों के रक्षक की। 2014 का चुनाव भी इसी छवि के बल पर जीता गया। बुलेट ट्रेन का सपना बाद में आया, एक्शन वाला लीडर का ब्रांड पहले बना। क्या ये बाय डिजाइन था? क्या यही नरेंद्र मोदी मॉडल की नींव थी? अब क्या बचे हैं सवाल? क्या सच में सिर्फ 9 कांस्टेबल गोधरा कांड के जिम्मेदार हैं? क्या हाई कोर्ट की टिप्पणी एक नए सिरे से जांच की मांग नहीं करती? क्या सुप्रीम कोर्ट इन सवालों का जवाब दे पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम सच्चाई से डरते हैं या उसे दफना चुके हैं? न्याय लेकिन पूरा नहीं। गोधरा कांड से जुड़े कई चेहरों ने सत्ता पाई, छवि बनाई और इतिहास में खुद को साफ भी कर लिया। लेकिन 2025 की अदालतें अब भी कह रही हैं रोका जा सकता था। क्या इसका मतलब है कि हमसे किसी ने वो मौका छीना, या फिर ये खुद इतिहास का कटाक्ष है? जिसे रोका जा सकता था उसे रोका नहीं गया, क्योंकि कभी कभी दर्द से बड़ा होता है प्रचार। गोधरा कांड के बाद हुए दंगों के 6 आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से मिली सुप्रीम राहत। पर यह एक चौंकाने वाली खबर है जो यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि न्याय का तराजू किस ओर झुका हुआ है। साल 2002 गोधरा कांड के बाद पूरा गुजरात जल उठा था। निर्दोष लोग मारे गए, घर जलाए गए, चीखें गूंज रही थी, सैकड़ों केस दर्ज हुए, कुछ को सजा हुई। लेकिन आज 22 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने 6 आरोपियों को बरी कर दिया। क्या यह न्याय है या कुछ और? तो आखिर इस फैसले का मतलब क्या है? अब क्या हम मान लें कि 2002 में जो कुछ भी हुआ वह बस एक भ्रम था? क्या हम यह भी मान लें कि दंगे में मारे गए लोग सिर्फ हवा में उड़ाए गए थे? चलिए इस पूरी कहानी को सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। पहला भाग, मामला क्या था। गुजरात दंगों के दौरान खेड़ा जिले के महसाणा गांव में 17 निर्दोष लोगों को जिंदा जला दिया गया था। गवाहों ने कोर्ट में कहा था कि भीड़ ने पूरी प्लानिंग के साथ हमले किए। लेकिन देखिए मजे की बात, पहले पुलिस ने जांच की, आरोप तय किए, निचली अदालत ने 6 आरोपियों को दोषी माना, सजा दी। फिर हाई कोर्ट ने भी फैसला बरकरार रखा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट आते आते सब कुछ बदल गया। अब ये जादू कैसे हुआ? दूसरा भाग, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। अब जरा सुप्रीम कोर्ट को सुनिए। कोर्ट ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ ठोस सबूत नहीं मिले। अरे, जब 22 साल तक सबूत इतने पक्के थे तो लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट ने उन्हें जेल में रखा। अब अचानक सबूत गायब कैसे हो गए? क्या किसी जादूगर ने केस की फाइल उड़ा दी? तीसरा भाग, क्या सच में कोई गलती हुई थी? अब सवाल यह उठता है, क्या पुलिस ने गलत केस बनाया था? क्या लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट ने गलत फैसले दिए थे? या फिर कोई ऊपर से निर्देश आया था? क्योंकि भारत में न्याय इतना सुप्रीम हो गया है कि जो गरीब होता है उसे चप्पल पहनाकर भी जेल हो जाती है, लेकिन जो सिस्टम के करीब होता है उसे सबसे सुप्रीम राहत मिलती है। चौथा भाग, राजनीतिक खेल या कानून का नया चमत्कार। अब ये संयोग देखिए, यह फैसला लोकसभा चुनाव से पहले आता है। पिछले कुछ सालों में गुजरात दंगों से जुड़े कई आरोपी रिहा हो चुके हैं। इसी साल 21 बानों और बलात्कारियों को
अच्छे आचरण का सर्टिफिकेट देकर छोड़ दिया गया। अब यह सब इत्तेफाक का या कोई गहरी प्लानिंग थी? 5वां भाग, न्याय के तराजू पर सवाल। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या भारतीय न्यायपालिका से आम आदमी का भरोसा उठ जाएगा? क्योंकि अगर सबूतों के आधार पर ही फैसला होता है तो ये सबूत इतने सालों तक कैसे ठोस थे और फिर अचानक कैसे हवा हो गए? इस फैसले का असली मतलब। अब इस फैसले से 3 बातें साफ हो गई हैं। अगर आप ताकतवर हैं तो कानून आपके लिए अलग है, अगर आप आम आदमी हैं तो कानून आपके लिए सख्त है, अगर मामला संवेदनशील है तो उसका फैसला आने में 22 साल लग सकते हैं। लेकिन इन सबसे बड़ा सवाल, क्या यह न्याय है या महज एक राजनीतिक खेल? और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।